साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। कार्यरत शिक्षकों के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है, उसका जो सिलेबस या पाठ्यक्रम दिया गया है, उस पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं। उन भागों को भी आप अवश्य देखें। यहाँ पर हम लेकर आए हैं विषय विज्ञान से संबंधित। आप देखेंगे पदार्थों का पृथक्करण भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो पदार्थों का पृथक्करण से संबंधित यहाँ पर 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम देखेंगे। यह जो प्रश्न होंगे वह है पात्रता परीक्षा वर्ग 2 MP टेट, C टेट, S टेट और KVS के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आप इन्हें अवश्य देखें। प्रारंभ करते हैं हम ठोस से ठोस पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है। इससे संबंधित पहला प्रश्न है, भूसे से अनाज के दानों को अलग करने की यांत्रिक या पारंपरिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, निष्पादन, थ्रेसिंग, चालन, हस्तचयन। तो भूसे से अनाज के दानों को पृथक करने की जो क्रिया होती है या प्रक्रिया होती है वह थ्रेसिंग होती है। तो B विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, पवन या वायु के झोंकों द्वारा किसी मिश्रण के भारी तथा हल्के घटकों को पृथक करने की विधि। इन 4 विकल्प में से जो निष्पादन है वह सही होगा। अगला प्रश्न, आटे से चोकर या अशुद्धि को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आटे से चोकर को अलग करने के लिए चालन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अनाज से कंकड़, पत्थर और बड़े आकार के अशुद्धियों को अलग करने की प्राथमिक विधि हस्तचयन है। हम यहाँ पर देखेंगे जो इस प्रश्न का या इन प्रश्नों के उत्तर होंगे उन उत्तरों को हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत से प्रश्न देखना है। यदि विकल्प यहाँ पर साथ में बताए जाते हैं तो वीडियो की लंबाई भी अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है, लोहे की कीलों और बालू के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। तो इसका उत्तर होगा चुंबकीय पृथक्करण। लकड़ी के बुरादे और लोहे के कतरन के मिश्रण को पृथक करने की सबसे तीव्र विधि क्या है। तो यह होगी चुंबकीय पृथक्करण। चालन विधि किस भौतिक गुण के अंतर पर आधारित है। कणों के घनत्व पर या कणों के आकार में अंतर पर, कणों के क्वथनांक पर या कणों के रंग पर। तो इसका सही उत्तर होगा B विकल्प, कणों के आकार या माप में अंतर पर। अगला प्रश्न है, निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ व पत्थर अलग करने के लिए प्रयुक्त विशाल छलनी कार्य करती है। किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह चालन सिद्धांत पर कार्य करती है। B विकल्प सही होगा। थ्रेसिंग का आधुनिक रूप से संपादन किस कृषि यंत्र द्वारा किया जाता है। तो उत्तर होगा कंबाइन हार्वेस्टर या थ्रेसर। अगला प्रश्न है, साधारण नमक और सल्फर पाउडर के मिश्रण को पृथक करने के लिए किस विलायक का उपयोग किया जाता है। तो उत्तर होगा कार्बन डाइसल्फाइड या CH2 या जल का प्रयोग किया जाता है। अब अघुलनशील ठोस एवं द्रव का पृथक्करण से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रश्न है, दलहन व चावल को धोने पर भारी अघुलनशील कणों का नीचे बैठ जाना कहलाता है। तो यह अवसादन कहलाता है। अगला प्रश्न, अवसादन के पश्चात पात्र को बिना हिलाए ऊपर के जल को बाहर उड़ेलने की क्रिया, यह क्रिया निस्तारण होती है। अगला प्रश्न है, चाय की पत्तियों को बनी हुई चाय से अलग करने के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त विधि है। तो यह विधि होगी निस्यंदन या छानना। चाय की पत्तियों को बनी हुई चाय से निस्यंदन या छानना विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, फिल्टर पत्र के सूक्ष्म छिद्रों से कौन से कण पार नहीं हो पाते। तो यहाँ आप देखेंगे उत्तर अघुलनशील ठोस कण। यह सूक्ष्म छिद्रों से, जो फिल्टर पेपर के सूक्ष्म छिद्र हैं, उनसे पार नहीं हो पाते। अगला प्रश्न है, जल शोधन संयंत्रों में निलंबित बारीक मिट्टी के कणों को तेजी से नीचे बिठाने हेतु मिलाया जाता है। तो इसमें फिटकरी या पोटासियम मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, फिटकरी द्वारा जल में अशुद्धियों को भारी बनाकर बैठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह होगी स्कंदन या भारण। अगला प्रश्न है, चौक पाउडर और जल के मिश्रण को पूर्णतः पृथक करने की सर्वोत्तम विधि है। तो यह विधि होगी निस्यंदन। अगला प्रश्न है, बालू, रेत और पानी के मिश्रण को प्राथमिक रूप से पृथक किया जा सकता है। किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यह विधि होगी अवसादन एवं निस्तारण द्वारा। अगला प्रश्न है, निस्यंदन की प्रक्रिया में जो ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर शेष रह जाते हैं उसे कहते हैं। तो उसे अवशेष कहा जाता है। निस्यंदन की प्रक्रिया में जो ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर शेष रह जाते हैं वह अवशेष कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निस्यंदन के पश्चात जो स्वच्छ द्रव नीचे पात्र में एकत्र होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं निस्यंद या फिल्ट्रेट। अगला प्रश्न है, दूध या दही से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है।
तो यह विधि होती है अपकेंद्रीकरण। दूध या दही से मक्खन अलग करने की विधि अपकेंद्रीकरण होती है। अगला प्रश्न है, मथने पर मक्खन छाछ के ऊपर क्यों तैरने लगता है? तो उत्तर होगा मक्खन का घनत्व छाछ से कम होता है, इसलिए वह छाछ के ऊपर तैरने लगता है। अगला प्रश्न है, नैदानिक प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच हेतु प्रयुक्त विधि है? तो यह विधि है अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, अपकेंद्रीकरण किस बल के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े निचोड़ने की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जो सिद्धांत है वह अपकेंद्रीकरण है। अब आगे देखें, घुलनशील ठोस एवं द्रव का पृथक्करण किस प्रकार से किया जाता है? तो प्रश्न है, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। अगला प्रश्न है, जल वाष्प के पुनः द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जल वाष्प जब पुनः द्रव अवस्था में बदलती है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जल में घुले साधारण नमक को पृथक करने की सबसे सरल विधि कौन सी है? तो जल में घुले साधारण नमक को पृथक करने की सबसे सरल विधि वाष्पीकरण है। जल में नमक घुला होता है, जल वाष्पित हो जाता है वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा और नमक प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र के जल से नमक का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यह प्राकृतिक वाष्पीकरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध नमूने से किसी ठोस के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो अशुद्ध नमूने से किसी ठोस के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध कॉपर सल्फेट या तूतिया से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि क्रिस्टलीकरण है। अगला प्रश्न, गन्ने के रस से शक्कर के शुद्ध रवे बनाने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण विधि को वाष्पीकरण से श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि चार विकल्प जो दिए गए हैं, तो ये विकल्प यहाँ पर सही है। इसमें ठोस पदार्थ गर्म होकर झुलसते या अवघटित नहीं होते। अगला प्रश्न, आशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है, अर्थात शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, आसवन प्रक्रिया में कौन से दो भौतिक परिवर्तन क्रमबद्ध रूप से होते हैं? तो इसमें वाष्पन एवं संघनन दो जो क्रियाएं देखी आपने या परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। आसवन प्रक्रिया में जो दो भौतिक परिवर्तन होते हैं वाष्पन एवं संघनन होते हैं। अगला प्रश्न है, आसवन उपकरण में वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने वाले भाग को कहते हैं? तो यह भाग कहलाता है संघनित्र। ये विकल्प यहाँ पर सही होगा। समुद्री जल से पीने योग्य शुद्ध जल प्राप्त करने की औद्योगिक विधि लवणीकरण या विलवणीकरण कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर यदि विलयन में और अधिक विलेय न घुलाया जा सके तो वह कहलाता है। जब किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन में और अधिक विलेय न मिलाया जा सके वह संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संतृप्त विलयन को जब गर्म करते हैं तो उसकी विलेयता बढ़ जाती है, अर्थात बी विकल्प सही होगा, बढ़ती है। अगला प्रश्न है, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त स्तर से कम होती है तो उसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब आगे देखें, ऊर्ध्वपातन एवं वर्णलेखन या क्रोमेटोग्राफी से संबंधित भी प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है, तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस में बदल जाता है तो वह ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है? तो कपूर, अमोनियम क्लोराइड या नौसादर, नेफ्थलीन दिए गए हैं, तो यह सभी ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, अर्थात उत्तर होगा सही उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि क्या है? तो अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक को मिश्रण को पृथक करने की विधि ऊर्ध्वपातन है। कपूर और मिट्टी या बालू के मिश्रण को पृथक किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है? चार विधियां यहाँ पर दी गई हैं, सही विधि होगी ऊर्ध्वपातन। कपूर और मिट्टी या बालू के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक किया जाता है क्योंकि कपूर एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। अगला प्रश्न, ठोस आयोडीन और नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने की तकनीक ऊर्ध्वपातन कहलाती है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस वास्तव में क्या है? चार विकल्प जो दिए गए हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ को खुले स्थान पर रखने पर सीधे गैस में बदलना उदाहरण है? तो शुष्क बर्फ को जब खुले स्थान पर रखा जाता है तो सीधे गैस में बदल जाती है, अर्थात कोई भी ठोस जब सीधे गैस में बदलता है द्रव में परिवर्तित हुए बिना
तो यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यह उदाहरण ऊर्ध्वपातन का होगा। अगला प्रश्न है, काली स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों के घटकों या डाइस को पृथक करने की विधि वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। क्रोमेटोग्राफी तकनीक किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह विभिन्न घटकों की एक ही विलायक में भिन्न भिन्न विलेयता या अधिशोषण दर पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने हेतु फॉरेंसिक लैब में प्रयुक्त विधि क्या है? तो यह भी क्रोमेटोग्राफी है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट को पृथक करने में उपयोगी विधि कौन सी है? तो यह विधि है क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में प्रयुक्त स्थिर प्रावस्था सामान्यता होती है। फिल्टर पेपर में अवशोषित नमी या जल? इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl और सोडियम क्लोराइड NaCl को गर्म करने पर क्या अवशेष बचेगा? तो उत्तर होगा NaCl। जो पात्र में बचेगा वह NaCl अवशेष के रूप में बचता है। अगला प्रश्न है, एंथ्रासीन को अशुद्धियों से पृथक करने की प्राथमिक विधि कौन सी है? तो यह विधि है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है, ग्रीक भाषा में क्रोमा शब्द का अर्थ क्या है जिससे क्रोमेटोग्राफी बना है? तो क्रोमा का अर्थ होता है, इन चार विकल्प में से हम देखें तो रंग सही विकल्प है, अर्थात ग्रीक भाषा में क्रोमा शब्द का अर्थ रंग होता है। आगे देखें, द्रवों एवं गैसों का पृथक्करण, इससे संबंधित भी हम कुछ प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अमिश्रणीय द्रवों जैसे तेल और जल के मिश्रण को पृथक करने हेतु प्रयुक्त उदाहरण है पृथककारी कीप। पृथककारी कीप द्वारा अमिश्रणीय द्रवों जैसे तेल और जल के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथककारी कीप में दो अमिश्रणीय द्रवों की परतें किस भौतिक गुण के आधार पर पृथक होती हैं? तो यह जो पृथक होती हैं घनत्व अंतर के कारण अमिश्रणीय द्रवों की दो परतें भौतिक गुण के आधार पर पृथक होती हैं। तो यह भौतिक गुण होगा घनत्व। आगे देखें, केरोसिन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो केरोसिन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए पृथककारी कीप का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, धातु कर्म में लोहे को पृथक करने के दौरान हल्का स्लैग या धातु मल ऊपर एकत्र होता है, यह आधारित है घनत्व अंतर या पृथककारी सिद्धांत पर। यह विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें, दो मिश्रणीय द्रवों के क्वथनांकों में 25 केल्विन से अधिक अंतर होने पर प्रयुक्त विधि है। तो यह होगी साधारण आसवन विधि। तो दो मिश्रणीय द्रवों के क्वथनांकों में यदि 25 केल्विन का अंतर है तो इन्हें पृथक करने की विधि साधारण आसवन होगी। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक मिश्रणीय द्रवों जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 केल्विन से कम हो उन्हें पृथक करते हैं, किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? तो यह विधि होगी प्रभाजी आसवन द्वारा। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम आदि घटकों को पृथक किया जाता है, किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? जो चार विधियां दी गई हैं, सही उत्तर होगा प्रभाजी आसवन द्वारा। अगला प्रश्न, वायु से विभिन्न गैसों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन को पृथक करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो प्रक्रिया है प्रभाजी आसवन प्रक्रिया है, इसके द्वारा इन गैसों को पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु को द्रवित करने के लिए किस परिस्थिति की आवश्यकता होती है? तो वायु को द्रवित करने के लिए उच्च दाब और निम्न ताप की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रभाजी स्तंभ का मुख्य कार्य क्या होता है? उत्तर होगा वाष्प को बार बार ठंडा और वाष्पित होने के लिए सतह प्रदान करना, यह कार्य प्रभाजी स्तंभ का होता है। अगला प्रश्न है, एथेनॉल 78 डिग्री सेल्सियस और जल 100 डिग्री सेल्सियस को पृथक के मिश्रण को पृथक करने हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? तो यह भी प्रभाजी आसवन विधि होगी। अगला प्रश्न देखें, बेंजीन और टॉलुइन के मिश्रणीय द्रव को पृथक करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। यह जो तकनीक होगी वह प्रभाजी आसवन होगी। प्रभाजी आसवन के द्वारा बेंजीन और टॉलुइन के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जल में अवलनशील परंतु भाप में वाष्पशील कार्बनिक युग को जैसे इत्र या आवश्यक तेल को पृथक करते हैं, किस विधि द्वारा पृथक करते हैं? तो यह विधि होगी भाप आसवन द्वारा। अगला प्रश्न है, चमेली या गुलाब के फूलों से इत्र निष्कर्षित करने हेतु प्रयुक्त विधि है। तो चमेली या गुलाब के फूलों से इत्र को पृथक भाप आसवन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस और जल 100 डिग्री सेल्सियस के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयुक्त विधि है। तो यह विधि साधारण आसवन विधि होगी। मिश्रण के प्रकार, कोलाइड एवं उन्नत तकनीकें। अब इससे संबंधित हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुण समान होते हैं वह क्या कहलाता है? तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। जिसके संगठन और गुण समान होते हैं वह मिश्रण समांगी मिश्रण होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा मिश्रण जिसके विभिन्न भागों का संगठन एक समान नहीं होता वह क्या कहलाता है? तो वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण है? जैसे सिरका, जिसमें जल और एसिटिक अम्ल होता है, जल और तेल, मिट्टी और जल और धुआं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा सही वह होगा सिरका, जिसमें जल और एसिटिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण कोहरा या कुहासा होता है। अगला प्रश्न है, शक्कर का जल में बना विलयन किस प्रकार का मिश्रण है? तो यह समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसके कणों की संरचना एक समान होती है। अगला प्रश्न है, दूध किस प्रकार के मिश्रण का उदाहरण है? तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं, समांगी वास्तविक विलयन, विषमांगी कोलाइड मिश्रण या निलंबन या तत्व, तो दूध एक कोलाइड मिश्रण का उदाहरण होता है, तो विषमांगी कोलाइड मिश्रण यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुहासा किस प्रकार का कोलाइड तंत्र है? तो यह उत्तर होगा इन 4 विकल्प में से द्रव का गैस में परिक्षेपण। अगला प्रश्न है, धुआं किस प्रकार के कोलाइडल निकाय का उदाहरण है? 4 विकल्प जो दिए गए उनमें सही उत्तर होगा ठोस का गैस में परिक्षेपण। अगला प्रश्न है, शेविंग क्रीम किस प्रकार का कोलाइडल विलयन है? तो जो शेविंग क्रीम है वह झाग या फोम गैस का द्रव में कोलाइड विलयन है। अगला प्रश्न है, मक्खन और पनीर किस कोलाइडल अवस्था के उदाहरण है? तो यह जेल कोलाइडल अवस्था के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल विलयन से गुजरती है तो मार्ग दिखाई देने लगता है, यह कौन सा प्रभाव होगा? तो जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडल विलयन से गुजरती है तो जो मार्ग दिखाई देने लगता है वह टिंडल प्रभाव के कारण होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा टिंडल प्रभाव। कोलाइडल कणों का आकार किस सीमा के मध्य होता है? तो यहाँ पर आप देखें 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, यहाँ पर आकार सीमा होती है वह 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होती है। अगला प्रश्न है, निलंबन के कणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो ये विकल्प सही होगा। कण नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, यह निलंबन के कणों के संबंध में सही कथन होगा। अगला प्रश्न है, पीने के पानी के लवणों को दूर करने हेतु घरों में प्रयुक्त आरओ का पूर्ण रूप। जो 4 विकल्प दिए गए हैं, पीने के पानी के लवणों को दूर करने हेतु घरों में प्रयुक्त आरओ का पूर्ण रूप होता है रिजर्व ऑस्मोसिस अर्थात प्रतिलोम परासरण। अगला प्रश्न है, पेयजल को कीटाणु मुक्त करने के लिए सामान्यतः किस गैस या रसायन का उपयोग होता है? तो यह होगा क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का। अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का समांगी मिश्रण है या पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो उत्तर जो सही होगा तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता को मिलाकर पीतल बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्या मिश्र धातुओं के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं, इन्हें भौतिक विधियों से पृथक नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, वाष्पन की दर किस कारक को बढ़ाने पर बढ़ती है? तो वाष्पन की दर सतह का क्षेत्रफल, तापमान, वायु की गति तीनों को बढ़ाने पर बढ़ती है, अर्थात जो सही विकल्प होगा वह उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पन की दर घट जाती है, अर्थात सही विकल्प होगा घटती है। अगला प्रश्न है, द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। जो सही विकल्प होगा द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन शीघ्र क्यों पकता है? तो उत्तर होगा अंदर दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, कपड़ों पर से ग्रीस या तेल के दाग हटाने के लिए विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, किसे उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा बेंजीन या पेट्रोल। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता दूर करने की सर्वोत्तम आधुनिक तकनीक है? तो यहां देखें उत्तर जो सही होगा 4 विकल्प में से आयन विनिमय, इसके द्वारा जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, गंदे मटमैले पानी को पीने योग्य बनाने का सही क्रम है? तो यहाँ पर जो सही क्रम हम देखें तो अवसादन, भारण, निस्यंदन और क्लोरीनीकरण होगा। तो यह विकल्प यहाँ पर सही होगा, गंदे मटमैले पानी को पीने योग्य बनाने का सही क्रम। अगला प्रश्न है, इमल्सन किस प्रकार का कोलाइडल मिश्रण है? तो यह द्रव का द्रव में परिक्षेपण प्रकार का कोलाइडल मिश्रण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? तो दूध और मलाई यह इमल्सन का या पायस का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, सल्फर और लोहे के छिलके का मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण है? तो यह विषमांगी मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव उबलने लगता है। सही विकल्प जो होगा वह उबलने लगता है जब किसी द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है। निलंबन में कणों का आकार क्या होता है? तो निलंबन में जो कणों का आकार होता है वह 1000 नैनोमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। यह विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यहाँ पर हम देखें तो माध्यमिक स्तर पर
एनसीईआरटी पाठ्यक्रमानुसार पदार्थों का पृथक्करण पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 विकल्प जो दिए गए हैं, तो इनमें से सही विकल्प जो ए है वह होगा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में प्रयुक्त वैज्ञानिक पद्धतियों व प्रायोगिक कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पर हमने देखे पदार्थों के पृथक्करण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह है आपकी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा विज्ञान शिक्षकों के लिए पाठ्यक्रम में दिया गया एक भाग है। तो इससे संबंधित हमने यहाँ पर प्रश्न देखे। और भी पूर्व में अध्ययन सामग्री पब्लिश की जा चुकी है, तो उसे भी आप अवश्य देखें और अपनी परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त करें, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो परीक्षा होना तय हो चुका है। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से करें, हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, तो जो भी यहाँ पर अध्ययन सामग्री पब्लिश की जाती है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगी। यह वीडियो आपको प्राप्त होता है तो हमारे अन्य साथियों में शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी सहायता हो सके। धन्यवाद।